अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, बजट कब पेश किया जाएगा, अब यही सवाल हो रहा है। हुकूमत की जानिब से कोई फ़ाइनल डेट अभी तक सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनका बताया जा रहा है। एक वजह यह बताई जा रही है कि अभी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनसे मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी से अभी कुछ डेडलॉक बरकरार है, इस वजह से बजट की तारीख नहीं दी जा रही है। मुमकिन तौर पर 10 तारीख अभी तक बताई जा रही है कि 10 तारीख को बजट पेश किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि जब बजट इजलास होगा तो कौमी असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और धरना भी देगी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम जारी है। आज भी चिलास में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमें गिले शिकवे करना सिखाया ही नहीं गया, मैं आपसे गिले शिकवे करने नहीं आया हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 7 तारीख को जियाला जो वज़ीर आला है वो आपने मुंतखब करवाना है। क्या कहा उन्होंने, आपको वो सुनाते हैं। 7 जून को अवाम गिलगित बल्तिस्तान में अपना ताकत दिखाएंगे, जियाला वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। 12वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। पहली दफा मैं देख रहा हूं कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूं और उनके उम्मीदवार मायूस है। जी राना साहब, एक तो आपने गुफ्तगू सुनी है बिलावल साहब की, दूसरा उन्होंने आज भी हिट किया है या पॉइंट किया जो है मारा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे कि मैं गिले नहीं करूँगा आपसे, हमें सिखाया ही नहीं गया गिले शिकवे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 चीज़ें हैं। ये वाहद इलेक्शन होगा जो एक बड़े इत्तेहाद को तोड़ देगा। अच्छा, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, ठीक, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। और मैंने कहा था कि आप किसकी इलेक्शन कैंपेन देख लेंगे। आप ज़रा इस इलेक्शन कैंपेन को देखें ना, सवाए एक ख्वाजा साद रफ़ीक के तकरीर ऐसी जी जिसको हम सराहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा जिस तमाम सियासी जमातों को यहाँ पे बिल्कुल इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त देनी चाहिए। बिलावल साहब ने पहली तकरीर भी इस्लामाबाद पे की, आज भी उन्होंने इस्लामाबाद पे की, और आज भी उन्होंने मियाँ साहब पे जिस तरीके से किया, तो इस तरह लग रहा है जैसे वो कभी इनके इत्तेहादी थे ही नहीं। इस तरह लग रहा है कि जैसे आने वाले वक्त में उन्होंने इत्तेहादी होना ही नहीं। ये वही हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जब हो रहे थे ना, तो जो बिलावल साहब की तकारीर होती थी, जो आसफा साहिबा की तकरीर होती थी, वही तकारीर जो है वो GB में है। अब GB में अगर मुस्लिम लीग नून हार जाती है, अगर हार जाती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान के अंदर भी एक ख़तरे की घंटी होगी। वो जो एक कहते हैं कि हमने बेहतरीन काम किए, उस पर भी एक सवालिया निशान होगा। और अगर पीपल्स पार्टी हार जाती है तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में सिलेक्शन को नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी सूरत में। अच्छा, मुस्लिम लीग नून भी नहीं करेगी। दोनों। अब वहाँ पर जिस सियासी जमात का इस वक्त अवामी सतह पर जोर है वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। उसका वोटर जब निकलेगा, क्या वाकई वोटर जो है निकल के अगर वो उसे नहीं पहले पे आता दूसरे पे आता है, या अगर वो पहले पे आ जाता है तो फिर भी सारी चीज़ें सामने उनके हमायत याफ्ता या नहीं मिलती। फिर वहाँ पे मैंने आज फिर आपको कह रहा हूँ, ये बात आज के दिन नोट कर लीजिएगा, 3 तारीख है जी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। वहाँ पर अपसेट करेगी एक ऐसी सियासी जमात, IPP की बात, IPP आप देख लीजिएगा, वो अपसेट करेगी। इस्तेकाम में पाकिस्तान वहाँ पे अपसेट करेगी, यहाँ इस बात को नोट कर। लेकिन किसको अपसेट करेगी वैसे? वो दोनों को करेगी। ठीक, अस्तौर में, चल्लास में, गिलगित में, ठीक, 4 हलकों में, 4 हल्के तो मेरे पास है जहाँ पे बहुत क्लियर पोजीशन है उनकी। ठीक है, बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता डे टू डे चेंजिंग होती रहती है। वो एक दिन में रखिएगा, ये वो इलेक्शन होते थे जहाँ पर कभी भी मरकज़ को परेशानी नहीं होती जी। और ये पहली दफा हुआ है कि परेशानी ही मरकज़ को है। तो मरकज़ में दोनों जो है, दोनों है, पार्टी भी है, उनको परेशानी है। और पहली दफा है कि दोनों जमातों के नंबर 1 जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं। पहली दफा है कि उस सूबे, उस जगह पे गिलगित पे NOC मांगा गया। इससे पहले कभी वहां पे NOC नहीं मांगा गया। और पहली दफा है कि वहां पर बाहर से इतनी ज्यादा फोर्सेस बुलाई गई है। और खबर दे दूं आपको एक और, सिंध,
केपी के, पंजाब, बलोचिस्तान, वहाँ के जितने मुकदमात के इश्तिहारी थे तहरीक इंसाफ के, तमाम के तमाम की लिस्टें गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गई। अच्छा, वो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगर उन शक पा रहा था कि वो शायद दूसरे सूबों में छुपे हुए हैं और अब इलेक्शन की कैंपेन के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, उनकी तस्वीर, ठीक, उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सब वहाँ दे दिए गए हैं कि जनाब आप इनको ढूंढें और वहाँ पे पकड़ें। एक तो ये हो, दूसरी आपको मैं इस पे कल से आपको जीबी की इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल तब्दील नज़र आएगी। अच्छा, ये आपने एक इंकशाफ किया था और वो इंकशाफ 100% है और वो खबर का क्रेडिट भी आपको है कि ये जो 5 तारीख को नहीं आ रहा ना बजट, तो वो हमजा साहब बिल्कुल उसी तरह है। अब वहाँ पर शोर ये मच गया कि 5 को बजट नहीं आ रहा, बजट किसी ना किसी दिन तो आना है ना जी। हो सकता है कि 7 के, एक तो ज़हन में रखिएगा, आज ये भी हम ऑन कैमरा बात कर दें, 7 तारीख को जिस दिन इलेक्शन होगा ना जीबी में, उसी दिन कोई बड़ा काम होगा। अच्छा, सारा टीवी जो है ना, सारे टीवी चैनल्स जो है वो किसी और काम की तरफ मशगूल हो गए। ये इकोनॉमिक सर्वे की तरफ तो मुझे लगता है राणा साहब निशानदेही कर रहे हैं। सारे टीवी चैनल जो है ना, साकिब साहब देख लीजिएगा, वो सारी तवज्जो किसी और तरफ होगी। ठीक। और ये जीबी का पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन के बाद असल इलेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा साकिब साहब, एक तो ये जो राणा साहब ने बात की है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, अब जो बयानबाजी हो रही है, इनडायरेक्ट बयानबाजी हो रही है और डायरेक्ट मियाँ साहब पे हो रही है, ये बड़ी बात है कि आप और किसी पे नहीं कर रहे हैं। मियाँ साहब के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो नून लीग को वो बहुत नागवार गुजरती है। तो ये हकीकत है या फिर इस इलेक्शन के बाद चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी? एक चीज़ तो हमजा साहब ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो सियासत है इसमें 2 ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बाकी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। तो इमरान खान साहब जिस तरह भी आए, उस तरह की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट थी 2011 में या बाद में 2014 में सपोर्ट थी, 18 में भी सपोर्ट थी। तो उनमें उनके आने की एक वजह सपोर्ट तो थी, लेकिन एक वजह ये भी थी कि ये जो पार्टीज़ थी ना दोनों, वो एक नारा वो लगाते थे कि ये मिल के आपस में तय कर लेते हैं चीज़ें, अभी हम आ जाते हैं, बारियां लगा लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप आ जाइएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 2026 में भी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ यही समझती हैं कि उसी तरह आवाम सोचती है और हम पब्लिकली आके इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर देंगे तो आवाम समझेगी हाँ बड़ी ये जो वो बात कर रही हैं, मजबूत जो है वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल में ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया सब कुछ जानती है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एहसन इकबाल साहब को किया, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को किया, फिर मियाँ साहब जो है उन्होंने अपना वही मामला किया कि वो उनको क्यों निकाला गया, उन्होंने वही मामला उठा दिया। तो ये जो बातें हैं सारी आवाम और पब्लिक बड़ी समझदार है और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को स्पेस मिलने की एक वजह ये भी थी, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी अभी भी ये बात नहीं समझी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पीपल्स पार्टी है, आज भी लोग हमारे पास आते हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम इत्तेहादी हैं। हम इस हुकूमत का जो बोझ है वो हम पर भी है, जो महंगाई है वो हम भी उसकी जिम्मेदार हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है और ये समझते हैं कि पब्लिक को पता नहीं है। तो मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का इजाफा कर लीजिएगा, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। नदीम अफजल चंद साहब ने जो आज कहा है कि हमें पंजाब पुलिस कबूल नहीं है। अच्छा साकिब साहब, इस हवाले से ये बताइएगा कि अब उधर जो कैंपेन चल रही है, पीपल्स पार्टी जिस तरह से गुफ्तगू कर रही है या बिलावल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि वो अग्री कर गए हैं कि एक बड़ी वजह ये होगी कि जो भी हालात हुए हम BISP में आपको शेयर जो है वो बढ़वा के दिखा देंगे, यानी कि वो मान भी रहे हैं कि शायद इलेक्शन हमारे हक में नहीं आएगा? नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी मौजूद है। जो BISP वाला मामला है, मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं तय हो जाएंगी। पिछले जो हमारे प्रोग्राम थे हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि ये एक तजवीज़ आई भी कि 800 अरब रुपया जो वफाकी हुकूमत देती है BISP को, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सूबाई हुकूमतों पर। तो सूबाई हुकूमतें जो हिस्सा लेती हैं उसमें से वो कर दिया जाए। तो
जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि BISP को बंद ना किया जाए, तो हो सकता है वो बंद ना हो लेकिन उसका तरीकाकार तब्दील हो जाए, उसकी फंडिंग तब्दील हो जाए। जो पीपल्स पार्टी का जो इतराज़ वो आपको पता ही है, NFC का बहुत इतराज़, बड़ा इतराज़ है, उसको इनडायरेक्टली BISP में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है उसको करने की कोशिश की जा रही है। फिर जो सूबों का मामला है या कराची और गवादर, अब देखें कि वो पीपल्स पार्टी अगर कराची जो है वो डायरेक्ट वफाक के अंडर आ जाता है तो पीपल्स पार्टी को बड़ा असर होगा उस पर। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में जब बजट पेश किया जाएगा तो हम एहतजाज करेंगे असम्बली के बाहर और धरना भी दिया जाएगा। वहाँ पर उनसे एक सवाल भी हुआ शेख वकास अकरम साहब के हवाले से, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। क्या कहा सुहेल आफरीदी साहब ने, आपको वो सुनाते हैं पहले। पख्तूनख्वा की आवाम का जो वहाँ की हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ, और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। अगर शेख वकास को जो है वो नहीं आना तो वो बेशक ना आए। ये आपने गुफ्तगू सुनी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की। इसी हवाले से बात करेंगे सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, आपसे हम दीगर जो इख्तलाफात होते हैं उनके हवाले से तो बात करते रहते हैं, पहली दफ़ा है कि इस इख्तलाफ पे बात करनी पड़ रही है जिसमें आप खुद सर खबर में शामिल हैं। ये क्या मामला है? आला कार कह दिया सर सुहेल आफरीदी साहब ने, ये क्या कह रहे हैं? देखिए जी, मैं बिल्कुल आलाकार हूँ, इमरान खान का आलाकार हूँ। इमरान खान के अलावा हम इस पार्टी के अंदर किसी भी किस्म की आलाकारी और आलाकार पे जो है वो भेजते हैं। सो इमरान खान की आलाकारी करते हैं और इसीलिए इतनी सख्तियों का सामना कर रहे हैं, और इसीलिए MNA होते हुए भी इजलासों में नहीं जा सकते, इसीलिए अपने कारोबार और विक्टिमाइजेशन उसका सामना कर रहे हैं, बट अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, मैं बिल्कुल आलाकार हूँ इमरान खान का। बाकी आलाकारों और आलाकारियों पे हम जो है वो भेजते हैं। सुहेल आफरीदी साहब छोटे भाई हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बैसियत चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, हम उनका एहतराम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की चेन ऑफ कमांड में जो जिम्मेदारियाँ मेरे पास हैं वो पूरे मुल्क से मुतल्का है जी, और सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरा वो भाई को क्या परेशान लग रहा था, खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, वो 6-8 महीने से कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आला होने के बावजूद भी, अगर कुछ हो नहीं सक रहा तो परेशानी में फिर बंदा फ्रस्ट्रेशन में कई दफ़ा चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं, तो शायद स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। जैसे मैं इमरान खान का नॉमिनेटेड हूँ उस तरीके से ये नौजवान, ठीक है उम्र में छोटा है बट खान का नॉमिनेटेड है और चीफ मिनिस्टर है, इसलिए सारी पार्टी उनका एहतराम करती है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी उन्हें अपने जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग जो है उससे परहेज करें, क्योंकि फिर एक इम्प्रेशन पार्टी का बड़ा वो हो जाता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा आना ना आना वहाँ पे, भाई मैं MNA हूँ, मेरी MNA-शिप जो है वो खतरे में थी, आपको याद है, अभी भी वो रेजोल्यूशन मौजूद है कि जी क्योंकि आप गैर हाजिर हैं तो आ नहीं सकते, तो इसलिए आपकी MNA-शिप ख़त्म की जाए। तो मुझे आप ये बताएं कि जहाँ पे MNA-शिप मेरी खतरे में और मैं वहाँ नहीं जा सका, तो ये इस किस्म की जो उन्होंने बात की है, मेरा बड़ा दिल है कि मैं अपने भाई सुहेल के साथ ज़रूर जो है हर एहतजाज में शामिल हूँ, और मेरे ख्याल में दिस इज़ नथिंग टू बी मेड फन ऑफ और मॉक अबाउट। दिस इज़ समथिंग जहाँ जो लोग हमारे बाहर हैं, हुकूमत में हैं, उनको हम जैसे दोस्तों के लिए कोशिश करनी चाहिए, इमरान खान के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ भी उनकी तरह आसान हो और हम भी खान साहब को निकाल के। तो इसलिए आई थिंक दिस वो शायद आज मीडिया ने इसके ऊपर फील्ड डे लिया है, कोई गप्पा मारे, कोई गप्पा मारे। मैं तो कोई चस्केदार गल नहीं करनी जिहदे नाल मेरे चीफ मिनिस्टर दे कोई हरफ आवे या मेरी पार्टी ते कोई हरफ आवे। मैं पुराना आदमी हूँ, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, ये बच्चों वाले काम मैं नहीं करता होता। सो किड्स जो है वो दे शुड बी वेरी केयरफुल। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने बड़ा
हम सब खान के मानने वाले हैं। मैं अगर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ तो इमरान खान की जो है दी हुई जिम्मेदारी है, उन्होंने किया है। कई बंदे पूरा साल अडियाला में जाते रहे और मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, पर खान कोई बच्चा नहीं है। खान कायद है हमारा, इस मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है। हाँ, इलेक्शन होने के साल बाद उन्होंने मुझे तैनात किया, फिर अंदर जेलों में जो लोग जाते रहे, वो जो बातें करते रहे, उसके बाद भी अगर वो समझते थे कि मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ रखा है। वरना उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर को जब समझा कि भाई अभी उनका तब्दील होना जरूरी है तो उन्होंने उन्हें तब्दील नहीं कर दिया था। याद करें आप, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब का भी उन्होंने हुक्म दे दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इख्तलाफ नहीं है, छोटा भाई जे कोई गल नहीं। मेरे ख्याल लोगों ने वो समझाया होना है कि तू की आख्या है। एंड ऑफ द स्टोरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ समझ आती ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है। फिर फ्रस्ट्रेशंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, वो फिर ये चीज़ें परेशानी निकल जाती हैं। आगे निकल जाते हैं हम। आपने बड़ा अच्छा दुनिया जी आपने बड़ी अच्छी कर। एक है उस्मान अली MNA, हम उनका एक शॉर्ट भी सुनाएंगे अभी आपको। तो अच्छा। उस्मान अली साहब कहते हैं जी कि जब सब लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया जा रहा था तो मुझ समेत 5 लोगों को जानबूझकर आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। और जब हमने बैरिस्टर गौहर से कहा तो उन्होंने कहा तुसी मौज करो। उनका कहना है कि हमारा सौदा कर दिया गया, यानी हमें जानबूझ के ऐसा रखा गया ताकि हम किसी न किसी और जगह चले जाएं। और फिर आज वो कहते हैं जो मैंने बयान हल्फी दिया था उस पर, जो मैंने हलाफ वर्जी की, उस पर मैं शर्मिंदा भी हूँ या माजरत भी करता हूँ। क्या उस्मान अली जो है आप जानते हैं उन्हें साहिवाल से, वो अचानक इलेक्शन लड़े थे, चचा उनके जिस वजह से बाहर हुए थे, तो क्या ऐसी कोई बात है जो उन्होंने बात की है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि आई एम प्रीवी टू दिस होल डिटेल। मुझे सारी चीजें का पता है। शेख साहब, इससे पहले कि आप इस पे सर रिस्पॉन्ड करें, हम आपको सुना देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ पहुंचे। सुना। एक और जो था कि कुरान पाक पे आपने हलफ दिया, वो क्या था? सर वो मुझसे इन्होंने लिया था, लेकिन वो सर वो तब इलेक्शन लड़ने से पहले, लेकिन सर वो भी उसके अंदर भी कुछ एडिंग की गई, मेरे अल्फाज की कुछ एडिंग करके तो सर इन्होंने वो चलाया। सर इसका अफसोस मुझे है और सारी ज़िंदगी मुझे रहेगा सर। और मैं अपनी सर आवाम से, अपनी कौम से भी सर इसकी माफ़ी चाहता हूँ। 6 माह सर बिल्कुल गायब रहा हूँ सर, और मैं बड़ी मुश्किलात में सर। मुझे ही पार्टी ने ही मुझे कहा था कि आप पेशावर चले जाएं, KPK हाउस में आप चले जाएं। सर मैं बिल्कुल सर उधर उन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक सर जा रहा था। फिर मैं एज ए आज़ाद कैंडिडेट था तो फिर मैंने ये सोचा कि हम पहले, हमारी मदर जो पार्टी थी वो नून लीग थी, तो क्यों ना मुझे अब फिर नून लीग ही ज्वाइन कर लेनी। जी शेख साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं कि जो मेरा हल्फ चलाया गया भी शायद फोर्ज्ड था या कोई AI से बना हुआ था, उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया गया। मुझे ये बताएं सर, एक तो कुरान का जो हल्फ जो उम्मीदवारों से इलेक्शन से पहले पार्टी ने लिया था, उस वीडियो को पार्टी के कैमरामैन ने नहीं बनाया था। इन लोगों ने खुद अपने घरों में बैठ के अपने मोबाइलों से, कैमरों से वो वीडियोस बना के उन्होंने खुद भेजी थी। ठीक है सर, अगर किसी को शौक है तो उस वीडियो का फोरेंसिक कराया जा सकता है और इन्होंने करा लेना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बड़ी निहायत ही वो की है कि जी मैं कौम से, कौम तू किस गल, कौम तू माफी मंगे तो बाद अल्लाह की किताब से हाथ रख के तुम हलफ चुके है, तुम तो अल्लाह के जो है गुनहगार हो, अल्लाह की अदालत में तुम मुजरिम, तुमने अल्लाह की कलाम के ऊपर हाथ रख के झूठ बोला जी, और तुम कह रहे हो कौम से माफी। अल्लाह से माफी मांगो, कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अल्लाह से माफी के तलबगार हो कि तुमने अल्लाह की कलाम के ऊपर ये बात की। फिर ये कह रहा है क्या 5 लोगों को किया गया था डिक्लेयर किया आपने? सर मैं उस पास से आ रहा, मैं उस पास से आ रहा हूं, तुझे जो सुनाया मैं पहले 1 मिनट उन्होंने करके मैं उस पास से आ रहा जी। फिर उन्होंने कहा कि मैं आजाद था तो मैंने समझा क्यों ना मैं अपनी मदर पार्टी चले जाऊं। आजाद था तुम? वो इमरान खान के नाम पे तुमने वोट लिए हैं, इमरान खान की तस्वीर के ऊपर तुमने वोट लिए हैं। तुम काउंसलर नहीं बन सकते अपने इलाके में कि उससे पहले बने हो कभी? तुमने इमरान खान के नाम पे वहां से इलेक्शन निकाला है, और तुम एक जो लीगल एक वो ट्विस्टिंग हुई कि जिसमें सबको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, तुमने समझा तुम आजाद हो गए हो। वोट तुम्हें तुम्हारे नून लीग के नाम पे मिले थे, जो तुम नून लीग में तुमने जाना वो किया। उस तरह तो हम सारे इस वक्त आजाद हैं। फिर जिसका मुंह दिल करेगा तो वो मुंह उठा के तो किसी और पार्टी में चला जाएगा। ये तो सिंपल और कुछ भी नहीं है। तीसरी बात,
कि पार्टी ने उन 5 लोगों को खुद ये कहा। मुझे याद है राय हसन नवाज भी हयात हैं इस वक्त, मैं, राय साहब और बहुत से लोग कोशिश करते रहे कि ये हमें अपना एफिडेविट दे, ठीक है जी। अच्छा, ये हमसे राब्ते से बाहर हो गया। बहुत जोर मारा राय हसन नवाज ने और हमने। फिर इसने हमें कहा जी कि मुझ पे हमला हो गया। फिर इसने हमें कहा जी कि पता नहीं मेरे घर के बाहर पुलिस आ गई है, मेरे साथ जो फ्रॉड होता है जरा सारा, ठीक है जी। और उसके बाद अचानक हमें पता चला कि भाई ये तो साढ़े तो चला गया परा। तो उसके नतीजे में इसको पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके इलाके की वो वहां पे मौजूद है, आप निकालने फौरी दे दिए थे इसको। तो ये अपना सौदा करके गया। पार्टी ने तो पूरा जोर मारा, सिर्फ चंद लोग थे जो हमसे राब्ते से बाहर निकल गए थे, ठीक है जी। और ये वो लोग हैं जो जान के अपने फोन बंद कर गए। फिर असी इलाके के बंदे नादे कोल भेजे। फिर राय हसन नवाज के उत्ते पार्टी ने जोर पाया कि भाई तुहाडी वेस्ट पंजाब का बंदा है, तुहाडे इलाके का बंदा है, तुहाडा रिकमेंडेड है, दसो। तो आखिर राय साहब ने कहा जी वो बिल्कुल आखिरी हद तक चला गया है, ते वो डर गया है, वो डरता है, वो कहता है मेरे नाल ऐ हो जाएगा, मेरे नाल वो हो जाएगा। शेख साहब, जो बात शुरू हुई थी सोहेल खान अफरीदी साहब के मामले में, तो सोहेल साहब से जो सवाल हुआ था वो आपका कल किसी टॉक शो में आपने बात की थी, वो भरम वाली, कि उसका लुबे लुबाब यही था कि जो ऐलान है वो हो जाता है, पार्टी को शायद मालूम नहीं होता, फिर पार्टी भरम करती है और साथ चल पड़ती है, जिसमें जी। तो मेरा सवाल सिर्फ मैं कर दूं, आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं सिर्फ सवाल कर दूं। हुक्म सर, हुक्म। तो उस पे सर उस पे उन्होंने जवाब दिया जो भरम वाली बात है। अब मेरा सवाल ये है कि पिछली बात को आप उस पे कमेंट करें। 10 जून को जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें आपका जो स्टांस कल था वो भी वही आज है कि पीटीआई बतौर पार्टी, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई कि 10 जून हम पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंटेरियन धरना देंगे, जिसमें वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम जो है वो धरना देंगे। आज भी वही स्टांस है आपका? बिल्कुल वही स्टांस है, 100% वही स्टांस है। आप क्या समझते, मैं कोई बच्चा हूँ या मैं कोई इतना इमेच्योर हूँ? मेरे पे इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान की पार्टी की एक जिम्मेदारी दी है। मैं नेशनल टीवी आपके चैनल्स के ऊपर बैठ के ऐसे आवाम में बात कर दूंगा। पार्टियां डिसिप्लिन के तहत चलती हैं। MNAs को अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन एक्टिंग जो है और चीफ व्हिप, किसी भी हवाले से एहतजाज पार्लियामेंट के बाहर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे अडियाला भी जब MNAs जाते हैं तो उनको चीफ व्हिप इन्फॉर्म करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है नेशनल असेंबली के जो डोगर साहब, ठीक है जी। मैं जो कल, अच्छा अब जब ये एपिसोड हुआ, कल मुझसे सवाल पूछा गया जो मेरे इल्म में था, मुझे क्या जरूरत है सानू, तुसी मतलब एक कहो इत्थे खड़े हो जाओ, MNAs ਨੂੰ ਉੱਥੇ खड़े हो जाएंगे, ਇੱਥੇ खड़े हो जाओ ਉੱਥੇ चले जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਸਦੋ ਅਡਿਆਲਾ चले जाते ने, वो अपनी हैसियत के मुताबिक जिथे तुसी बुलाते चले जाते। पार्टी बुलाती है जहाँ, पार्टी ज़हन में रखिएगा। तो अब कल मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैंने कह दिया कि जी नहीं, कोई मुशावरत नहीं हुई है। उसके बाद आज उस नौजवान CM का वो बयान मैंने सुना, मैं बड़ी हैरानगी हुई मुझे। देन आई पुट दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंगली, I put this question before the political committee today. और मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को डायरेक्ट सवाल ये किया कि जनाब अगर कोई मुशावरत हुई है तो मैं एक जिम्मेदार उहदा रखता हूँ जो आप दोनों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट उहदा है, और उसकी एक वजह है। इफ देयर वाज अ मुशावरत, मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देते कि मुशावरत हो गई है और 10 जून ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ टीवी वाले मुझे पूछते तो मैं कह देता हाँ जी देना है, ठीक है ना सर, कॉमन सेंस है ना, ठीक है। तो मेरी बिल्कुल जो मैं समझता था वैसे ही हुआ। सलमान अकबर राजा साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने बाकायदा मुझे जवाब दिया ग्रुप में सबके सामने कि वो लाइल्म है 10 तारीख की किसी भी डेट से और उनके साथ किसी की कोई बात नहीं। और मैंने दोस्तों, मैं पार्टी का पाबंद हाँ,
मैं पार्टी के हिसाब नाल चलना है या हुन कोई भी नहीं, ठीक है शेख साहब, नौजवान को गल कर दे देखे तुसे, और फिर इस पे नाराज किसी को नहीं होना चाहिए। सुने एक मिनट प्लीज, मैंने वो जो स्लॉट जिसका जिक्र किया ना सर आपने, अगर आप पूरा सुने तो उसमें मैंने एक और बात भी की है जी। अगेन मैंने सबका भरम एहतराम रखा, मैंने कहा कि अगर कोई मुशावरत हो गई है वो मेरे इल्म में नहीं है, अगर हो गई है तो अच्छी गल है, फिर असी पाबंद आ। देखें ना आप वर्ड्स देखें, लोग आजकल क्या करते हैं बच्चे, वो सिर्फ इतना सा काट के क्लिप उसके आगे क्या पीछे क्या अपनी मर्जी, इस तरह नहीं होता, पार्टियां ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, अभी भी अगर आपने 10 को कुछ करना है तो चीफ विप को, सलमान अकरम राजा को या एक्टिंग चेयरमैन गौहर साहब को कन्वे करना पड़ेगा पार्टी को, एमएनए। ठीक है, पार्टी फैसला कर लेगी। सर आप जो ये कह रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये आपको लगता है कि अपने सीएम के बारे में जो सबसे तगड़ा इस वक्त आपकी पार्टी की तरफ से नुमाइंदा है उसके बारे में ये बात करनी चाहिए? दूसरा जवाब सर, नौजवान सीएम सर दोनों चीजों का साथ जवाब दे दीजिएगा सर, दोनों का साथ दे दीजिएगा। दूसरा भी सीएम साहब के हवाले से, या आप जब नौजवान सीएम या यंग सीएम के हवाले से शफी जान से बात करें ना, मुझसे क्यों बात करें? सर उन्होंने आपके बारे में बात की है ना सर, आपने कहा वो नौजवान सीएम है, आपने कहा वो यंग सीएम है। सर आप ना रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सर ना रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर सवाल तो ले लेना शेख साहब, सवाल तो ले। सर नौजवान सीएम या यंग सीएम जब आप कहते हैं, आप इस तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि नौजवान जज्बाती होते हैं या पॉलिटिकली मैच्योर उतने नहीं होते हैं? देखें, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी की जात पे कोई बात नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि इतना मैच्योरिटी का एलिमेंट होना चाहिए हर आदमी को, जो मेंबर सूबाई असम्बली बने, भला पहली दफा ही बनाओ जिंदगी में, या मेरी तरह पुराना आदमी हो, सबको ये जाती हमलों से परहेज करनी चाहिए, खुसूसन विद इन पार्टी। नॉनसेंस, इमरान खान साहब ने मना किया, वैसे भी ये एथिक्स के जो खिलाफ है। जो आपने कहा फ्रस्ट्रेशन, मेरे भाई हम सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मैं, सलमान अकरम राजा, गौहर साहब, एक एक वर्कर, आप हमारे वर्कर्स के जज्बात नहीं देखते कि खान साहब के मुलाकात हमारी नहीं हो सकी तो क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं है? तो ये चीफ मिनिस्टर जो नौजवान है, ये भी तो हमारा वर्कर ही है ना पार्टी का, तो ये भी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बट इसमें कोई जूसी डिटेल निकालने की जरूरत नहीं है। चले अच्छा शेख साहब, नौजवान सर देखे, नौजवान शेख साहब, हम तो आपको भी नौजवान समझते हैं, जब आप इस तरह मुझे करते हैं ना, हम आपको भी नौजवान समझते हैं, डटे हुए हैं आप। अच्छा शेख साहब ये बताइए, पीपल्स पार्टी बड़े जलसे कर रही है गिलगित बल्तिस्तान में, मुस्लिम लीग नून बड़े जलसे कर रही है, गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब को कोई रुकावट नहीं है, वो वहाँ पे फिर रहे हैं, राजा साहब को कोई रुकावट नहीं है, वो वहाँ पे फिर रहे हैं, राजा नासर साहब को मैं बात कर रहा हूँ। क्या तहरीक इंसाफ भी कोई वहाँ पे मरकज़ी जलसा करने का मूड रखती है, या मरकज़ी जलसा करेगी, या उसकी राह में भी कोई रुकावट है? नहीं सर, वो नहीं अलाउ कर रहे हमें। ये भी जो चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं ना, इस पर भी बहुत रुकावटें हैं। जो गौहर साहब कहीं जाते हैं उसमें भी आगे रास्ते बंद कर देते हैं, उनको दूसरे शहरों में नहीं मूव करने दे रहे हैं उस तरह फ्रीली। अगले दिन एक जगह पे गए तो 2.5 घंटे रास्ता रोक के उनको अगले शहर में मूव नहीं करने दिया, वो वहाँ से वापस आ गए हैं। शायद खटक देखें वहाँ था, कभी बेचारा एक गली में भाग रहा है, कभी दूसरी में भाग रहा है। ऑब्वियसली जब आप खुल के आसानी से आपको जलसा करने देंगे तो फिर तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग होंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं और वहाँ 99% वोट हमारा है। तो रुकावटें हमारे लिए हैं। सरकारी प्रोटोकॉल्स नवाज शरीफ के लिए है, जहाँ पे तमाम वफाकी वज़रा वहाँ पे उसके साथ हैं, कोड ऑफ कंडक्ट मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में सारा, पंजाब के वज़रा, वफाकी वज़रा, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का सारा प्रोटोकॉल और सारा सरकारी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहदी का वो अपना बिलावल भुट्टो साहब, और आप उनकी मूवमेंट देख लें, उधर से हमारे लोगों की मूवमेंट देख लें। मैं दोबारा कहूँगा कि NOCs हमें रिजेक्ट कर दिए गए, जहाँ एंट्री के NOCs रिजेक्ट कर दिए गए। आप ये समझते हैं कि फाइनल जलसे का NOC कोई देगा हमें वहाँ पे? फाइनल जलसे के लिए तो यूजुअली SOP होता है कि आपने पूछना होता है, जगह बतानी होती है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं। तो सर ये प्री पोल रिगिंग है, ये इंजीनियर कर रहे हैं इलेक्शन, ये वही काम करना चाहते हैं जिन्होंने 8 फरवरी को किया। ये PTI की आवाज़ दबाना चाहते हैं, मगर इमरान खान को और PTI के वोटर को कोई खत्म कर सकता है दिलों में से, ये मैं आपको बताऊँ।
बिल्कुल ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में हमें जो एक तो बजट का मामला है कि बजट की तारीख क्यों हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ रही, या पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, या तमाम इत्तेहादी नहीं मान रहे हैं। MQM की भी एक शर्त सामने आई थी। दूसरा GB का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकवा कर रही है कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही है, और नून लीग पर पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है कि फॉर्म 47 हम नहीं चलने देंगे। सारी चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर ममलिकत हैं, और हसन साबिर साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा है। आप दोनों को सर हम वेलकम कहते हैं। कोहिस्तानी साहब आपकी जानिब सर आएंगे। सर ये बजट पे पहले बता दीजिए क्या वजह है कि अभी तारीख सामने नहीं आ पा रही? 5 तारीख थी, उसके बाद अब समझ नहीं लग पा रही, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, या MQM ने भी एक शर्त रखी थी, गवर्नर साहब वाली चीज़ सामने आई थी, वो भी मसला है? बहुत शुक्रिया। देखें, बजट जो सेशन है वो सदर ममलकत उसको कॉल करेंगे, और इंशाल्लाह जल्दी जो भी डेट 7 या 8 तारीख को आती है तो वो नोटिस आएगा। जो आप बात कर रहे हैं कि इख्तलाफ कोई भी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान या डेडलॉक कोई भी नहीं है, ना इख्तलाफ है। ये ज़रूर है कि मुशावरत का अमल, वो स्टेक होल्डर है, सूबाई हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी की है, वो सिंध की तरक्की और खुशहाली के हवाले से जो चाहते हैं प्रोजेक्ट, उस पर मुशावरत या उस पर मशवरा वो हो रहा है। और इसमें ये हमेशा होता है। ये 5वीं बजट है, 4 बजट जो पहले पेश किए उसमें भी हुआ है, और हम मुशावरत से आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई अच्छी बात है, किसी अपने सूबे के हवाले से बात करना, या अपने जो तरक्याती काम के हवाले से, या बजट में जो राय लेना, तो मैं समझता हूँ ये एक रूटीन का अमल है। इसमें डेडलॉक नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। कि आप लोगों ने इजाफी टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, सूबों को ये कहा जा रहा है, सूबे उस पर अग्री नहीं कर रहे हैं, और आपने टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो भी बढ़ा दिया है। तो सर आम आदमी के लिए जब आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देंगे, उसका हदफ बढ़ा देंगे, तो कैसे बेहतरी होगी? पहली बात है, किसी सूबे से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, सूबा अपने मौक़िफ़, अपने हक़ की बात करना, ये हर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान, वो करने के उनका हक़ है, वो अपनी बात मनवाना, उनकी बात करना। मगर ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है किसी भी मामले पे। और ये बजट पेश होगा, इंशाल्लाह पास भी होगा, और आवाम को जो आप कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म की यही कोशिश है, फिनांस मिनिस्टर साहब की भी यही कोशिश है कि टैक्सेस ना नए लगाए जाएं जिससे आम आदमी पे बोझ पड़े। तो वो उसको कवर करने के लिए ये तगोदो की जा रही है। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अपनी कारकर्दगी से, अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से यही कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाए। तो इंशाल्लाह जो ये मुश्किल वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने टास्क लिया था, पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जाएगा, और ना कोई सूबों के दरमियान कोई ऐसा डेडलॉक इख्तिलाफ है। ये मीडिया की रिपोर्ट है, मीडिया को 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन के हवाले से बड़े सवालात हैं, तब भी थे। तो अब जो है ये GB इलेक्शन हो रहा है, आपकी हुक्मरान जमातें तो बड़ी खुल खुला के वहाँ पे कैंपेन कर रही हैं, मुहिम कर रही हैं, मुहिम चला रही हैं, और यहाँ जो आपकी अपोजिशन जमात है उसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, उसको साइड लाइन भी हो गई, उसका वो जो निशान है वो भी सारा, बहुत सारे मामलात हैं उनके, तो उनके लोगों को NOC भी नहीं मिल रहे। तो इस किस्म के जो इलेक्शंस होते हैं हमेशा से फिर उनके नताइज भी मतनाज़ा समझे जाते हैं। तो क्यों मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये कोशिश की कि वहाँ पे जब आज से 4-5 साल पहले जब PTI के दौर में इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब वहाँ पे तकारीर करते रहे, भरपूर मुहिमें चलाते रहे। तो PTI को भी मुहिम चलाने दें, क्या हर्ज है? इलेक्शन तो फिर मैदान में सारे हों तो मज़ा भी आता है कि जो पार्टी जीते।
देखें, जो बात आप 24 के इलेक्शन के 8 फरवरी के कह रहे हैं, तो हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली और हमने मुश्किल फैसले किए थे। अवाम ने जो जितना मैंडेट हमने दिया, हमने मिलकर हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ बनाई। बल्कि हमने तो, हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था PTI बनाए हुकूमत, सर जी, तो वो अवाम बात के मैंडेट का हमने एहतराम किया। वो बात ये कह रहे हैं, अगर वो साकिब साहब सवाल ये कह रहे हैं, मैं जीबी पे आता हूँ। जीबी देखें, जीबी की आवाम के पास पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, KPK की तमाम जमातों की चारों सूबों में हुकूमतें, कारकर्दगी मौजूद है। हम ये इलेक्शन कराना, इलेक्शन फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इंशाल्लाह फेयर फ्री एंड इलेक्शन होगा। जो बात आप आज बैरिस्टर गोहर जो PTI के चेयरमैन है, वो मौन चला रहे। अगर 3 दफा का वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब और पार्टी का सरबराह वो NOC लेकर गया है, तो जो जुनेद अकबर साहब है, असद कैसर साहब है, उनको भी वहाँ के कानून को फॉलो करना चाहिए। आपकी तरफ आते हैं, एहसान साबिर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहसान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एहसान भाई, बताइएगा, MQM की जानिब से बात आ रही थी कि अभी अगर 28वीं तरमीम नहीं आ रही है तो बजट का मामला है, हम बजट पे वोट नहीं करते हैं, कम से कम अपनी रेड लाइन दिखाते हैं कि कामरान टिसोरी साहब हमारी रेड लाइन है। ये सर हुकूमत के सामने क्या ये चीज़ रख दी गई है और आप लोग क्या बजट में हुकूमत को वोट नहीं करेंगे अगर टिसोरी साहब को नहीं वापस गवर्नर बहाल किया जाता? नहीं, बजट के ऊपर वोट करने की बात हमने अपने आप को रिस्ट्रेन करने की बात नहीं की, इससे एक्सटेंड करने की बात नहीं की। हम हुकूमत को उनके वो वादे याद दिला रहे हैं जो आज से नहीं, आज से पहले PDM की 1 की हुकूमत में जब आने से पहले जो MQM के साथ वादे किए गए, जो MQM के साथ मुआहदे किए गए, जिसके तहत सिंध की गवर्नरशिप जो है वो MQM को दी गई थी और MQM को एतमाद में लिए बगैर और MQM से मुशावरत के बिना अगर गवर्नर को यहाँ से तब्दील किया गया तो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार यकीनी तौर पर किया गया। लेकिन दूसरी जो अहम बात है वो मुल्क के मफाद में बजट को पास कराने के लिए डेफिनेटली MQM तो अपना हिस्सा जरूर डालेगी। हमने वज़ीर आज़म साहब को भी अपने सिफारिशात बजट के हवाले से पेश किए, वज़ारत ख़ज़ाना में भी हमने सिफारिशात पेश किए। आज हमने मीडिया के सामने एक शैडो बजट भी पेश किया है जिसके अंदर हमने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जो कोशिशें हम कर सकते हैं उसको हमने सामने रखा है। तो हम वक्त तैयार भी रहते हैं और हम तनगोश भी रहते हैं कि मुल्क के मफाद के अंदर हुकूमती हर फैसले का साथ है और हुकूमत को भी ये याद दिलाते हैं कि MQM एक मेजर स्टेक होल्डर है इस पाकिस्तान की। इस शहर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो है नुमाइंदगी रखती है और जब शहर कराची में नुमाइंदगी रखती है तो वो शहर है जो रेवेन्यू इंजन है इस मुल्क का, पोर्ट सिटी है जहाँ से सब कुछ सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। यहाँ के मार्केट से, यहाँ के बिजनेस में सबसे ज्यादा अपना टैक्स जो है वो जमा कराते हैं। तो हमारे पास मौजूद है जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हसन साबर साहब, आपसे ये वादा किया गया था, चूँकि हम खेलदास से पूछना चाहते हैं, आपसे ये वादा किया गया था कि गवर्नरशिप आपके पास रहेगी, ये बात इसी तरह है? जी बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा एक होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये एक ऐसा इजलास होता है जो हर सूरत में 6 माह के अंदर होना होता है और ये आइन का एक तकाजा है। मुद्दत हो गई इस इजलास को हुए हुए, इस पर भी आपने बात की है? देखिए, ये जब इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास लास्टली जो बुलाया था और यकीनन इससे में टाइम भी काफी गुजर गई थी और उसके ऊपर जब इजलास किया और उसके अंदर उन्होंने ये तय किया था कि ये नई निज़ाम और ये सारे सिस्टम को हम फिर बैकलॉग के ऊपर डालते हैं क्योंकि वो अदालतों के अंदर चले गए, लोगों ने धरने दिए और एहतजाज किए, लेकिन इसके अलावा किसी एजेंडे के ऊपर बात नहीं हुई थी उस पर। लेकिन उसको कॉल करना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट इजलास होना चाहिए जो आईनी तकाजा है, उस पर भी हम गुजारिश देते हैं कि आप CCI के इजलास को उसको टाइमली कॉल किया जाना चाहिए। उसकी सिफारिशात चारों सूबों की, अगर ये बजट से पहले नहीं होता है इजलास तो फिर उस बजट में सिफारिशात एक्चुअली कौन, सूबों की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों के जरिए ही उसके अंदर जो है वो प्लस एंड माइनस का फिगर शामिल किया जाता है? ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो आईनी तकाजे हैं उसके तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए जिसमें वजारत खजाना के लोग, जिसके अंदर जो है सूबों की नुमाइंदगी, तमाम चीजें जो इक्वल रेशो के साथ उसको डिफाइन की आर्टिकल के अंदर, आईने पाकिस्तान के अंदर, उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो MQM हर उस चीज की हर चीज जो आइन के तकाजे उसकी बात करती है, अपनी बात पहुंचाती है
वो वजीर आजम तक भी पहुंचाती है, अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचाती है, मुल्क चलाने वाले इदारों तक भी पहुंचाती है। उस पर कहाँ तक अमल होता है, मीडिया के जरिए लोगों तक ये अवेयरनेस भी देते हैं कि कोस्तानी साहब से भी पूछ लें कि एमकेएम तो गिला कर रही है कि जो मुआहदा किया गया था वो पूरा ही नहीं किया। कोस्तानी साहब, ये गवर्नर सिंध का मामला वो एमकेएम उठा रही है। राना साहब, एमक्यूएम हमारी अच्छी इत्तेहादी है और हमारे बेहतरीन ताल्लुकात है और एमक्यूएम सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची, हैदराबाद, मीर प्रकाश सक्खर, वो हमेशा कोशिश करती है। और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा 2013 की हमारी हुकूमत हो या पीडीएम की या मौजूदा हुकूमत, एमक्यूएम हमसे कंफर्टेबल होती है, हम एमक्यूएम से कंफर्टेबल होते हैं। ये कराची शहर के लिए पैकेज मांगना या बात करना ये उनका हक है और ये सही कहते हैं, क्योंकि कराची जो है सिंध का राजधानी है मगर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो हमारी हर वक्त कोशिश होती है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की। कोस्तानी साहब एक मिनट, हसन भाई आप लोग कंफर्टेबल हैं? हसन भाई आप लोग कंफर्टेबल हैं? कोस्तानी साहब उनका गवर्नर का घर भेज दिया, वो मुआहदा था। हसन भाई आप कंफर्टेबल हैं? कोस्तानी साहब कह रहे हैं एमकेएम जो है हमारे साथ कंफर्टेबल होता है। सर कोस्तानी साहब, मुझे आवाज नहीं आई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई जी। अच्छा, वो कोस्तानी साहब फरमा रहे हैं हसन भाई कि एमक्यूएम जो है वो हमारे साथ यानी नून लीग के साथ कंफर्टेबल होती है। आप लोग कंफर्टेबल हैं इनके साथ? देखिए, कंफर्टेबल जोन तो इन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए। हम अगर 2024 के इलेक्शन में भी हमने इनको कंफर्ट प्रोवाइड किया, 2024 के हुकूमत बनाने में हमने इनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड किया, लेकिन क्या इन्होंने वो कंफर्ट लेवल को हमारे साथ मैच किया? नहीं किया अभी तक। देखिए, कराची को सिर्फ पैसे, कराची हैदराबाद में सिर्फ पैसे दे देने से मसले हल नहीं होंगे, एक लिमिटेड बजट दे देने से मसले नहीं हल होंगे। हम ये इनसे गुजारिश करते रहे हैं कि इस कराची को सीरियस लें। इस कराची की जो हालत इस वक्त हुई भी है उसको सीरियस लीजिए। ये तमाम मज़ाहिब, तमाम ज़बान बोलने वालों का शहर है। सर बहुत शुक्रिया कोस्तानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।